हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस एजुकेशन सेंटर में अभी तक फिजिक्स की क्लासेस नहीं चालू हुई थी और केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ इन दोनों के एक एक चैप्टर को हमने क्या किया है, दो दो वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन फिजिक्स का भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो आज हम लोग का ये कोशिश है कि आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किया जाए। तो ट्वेल्थ की फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले ये देखेंगे और फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ट्वेल्थ की फिजिक्स दो पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों मिलाकर 35 मार्क्स के हैं। जिसमें सबसे पहले पार्ट 1 में आपको मिलेगा स्थिर वैद्युत। क्या मिलेगा? स्थिर वैद्युत। तो इसको हम लोग लिख देते हैं और इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख देते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। चौथा विद्युत चुंबकीय तरंगें। 4 इकाई में पार्ट 1 है और 4 इकाई में पार्ट 2 है। पहला है प्रकाश स्थिति, इसको हम फिफ्थ कर दे रहे हैं। सिक्स्थ है द्रव्य और दैत्य प्रकृति। सातवां है परमाणु तथा नाभिक। और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए ये इकाई है। स्थिर वैद्युतिकी में आपको दो चीज मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा विद्युत क्षेत्र के बारे में और सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगा विद्युत विभव के बारे में। उसी प्रकार विद्युत धारा एक ही चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा एक ही चैप्टर है और विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाशिकी में आपको 4 अलग अलग चैप्टर मिलेंगे, जिसमें आपको पहले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, फिर व्यतिकरण विवर्तन ध्रुव, इस तरह मिलेगा पढ़ने में। फिर द्रव्य और द्रव्य दैत्य प्रकृति में प्रकाश विद्युत प्रभाव इत्यादि मिलेगा। परमाणु नाभिक में हाइड्रोजन और एक नाभिक, ये दो प्रकार के चैप्टर मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में अर्ध डायोड, सेमीकंडक्टर से एक चैप्टर और गेट से एक चैप्टर मिलेगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये 8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 7 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है। फिर ये 4 मार्क्स का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाशिकी आपका 13 मार्क्स का है, फिर ये आपका 6 मार्क्स का है, फिर 8 फिर 8, 35 टोटल। 35 टोटल। अच्छा, आपको हैंड रिटेन नोट्स की फोटोकॉपी कुछ इस प्रकार आपको कोचिंग में दे दी जाएगी, जैसा कि हम आपको पीडीएफ भेजे थे। इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका फोटोकॉपी के साथ साथ आपको पीडीएफ प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। तो इसको हम केवल एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर नोट्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ केवल एक्सप्लेन किया जाएगा, केवल समझाया जाएगा चीजों को। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 आज स्टार्ट हो जाए तो चैप्टर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आवेश। आवेश, फिर आवेशों के गुण। आज दो टॉपिक देखते हैं पहले इसको, आवेश और आवेशों के गुण। तो किसी वस्तु का द्रव्य कितने टाइप के होते हैं? अभी तक जो हम स्टडी करते हैं वो 3 टाइप का, और बाकी 2 टाइप के होते हैं जो बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं, ठोस द्रव्य। तो किसी द्रव्य, कोई द्रव्य है, मान लीजिए कोई द्रव्य का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय बल व चुंबकीय बल का अनुभव हो, विद्युतीय बल व चुंबकीय बल का अनुभव हो, उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश।
किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, आवेश कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंघी को रगड़ते हैं तो उसमें आवेश आता है, फिर उसको किसी कागज के पास ले जाते हैं तो वो कागज को अट्रैक्ट करता है। तो जब कंघी को रगड़ते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर कोई चार्ज आता है। वही चार्ज क्या करता है, दूसरे कागज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब एक और चीज कि जो ये आवेश होता है, इसे इंग्लिश में भी, चूंकि मीडियम जो है इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच वी एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज चार्ज। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच वी एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज चार्ज। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण हमें चुंबकीय व विद्युतीय बल का अनुभव आवेश कहलाता है। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, किसी क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है ए कैपिटल टी। 12th में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसका मात्रक और बीमा जरूरी है। क्लास 11th में आप लोग बीमा निकाले हुए हैं, डायमेंशन निकाले हुए हैं। यहाँ पे हम जितनी भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसका हम लोग मात्रक और बीमा लिखते चलेंगे। तो आवेश क्या होता है, इसलिए तो इसका वह गुण जिसके कारण हमें विद्युतीय बल व चुंबकीय बल का अनुभव हो, आवेश कहलाता है। इसे क्यों से हम प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक बीमा क्या होता है, कूलाम होता है, और इसका बीमा क्या होता है, एटी। अब दूसरा टॉपिक है सेकंड टॉपिक है आवेश के लिए। आवेश क्या करके दिखाता है, तो आवेश तो पहली बार दो प्रकार होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब क्या है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन में 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के नाभिक में, ये नाभिक है तो इसमें 11 न्यूट्रॉन है, 11 न्यूट्रॉन का 11 प्रोटॉन है, और 11 इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं इसके बाहर, दो पहले में फिर 8 फिर 1। तो 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पर चार्ज टोटल कितना हो गया, 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, सोडियम के पास ये 11 जो लिखा गया है ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी प्रोटॉन कितने हो गए, 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। यानी सोडियम पे अभी कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज या 0 आवेश है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक निकल गया 10 हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया, 11। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव। 10 निगेटिव 10 पॉजिटिव कैंसिल कर दिया, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज रहा, मतलब सोडियम पे क्या आ गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है तो उस पर धन आवेश आता है, क्या आता है, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या होता है, ऋण आवेश। तो दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, तो आवेश का गुण क्या है, सबसे पहले कि समान प्रकार के आवेशों के बीच, समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्ष, क्या होता है, रिपल्सन। और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, क्या होता है, आकर्षण। ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है, नष्ट किया सकता है। यानी दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान को तो न नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। या ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार आवेश को न उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ये हो गया दूसरा गुण आवेश का। पहला गुण क्या है, समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। दूसरा कि आवेश को न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में आते भी हैं, आता भी है। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। अच्छा, जब हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं तो आपको एक फोटो मिलेगा स्क्रीन पर, उस फोटो को आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे उसका आपको नोट्स मिल जाएगा।
ठीक है। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका नोट्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर उसका लिंक दे दिया जाएगा चैट में, डिस्क्रिप्शन लिंक में। अब देखिए कोई आवेश है, मान लीजिए आवेश है, टोटल इस पर आवेश है, पूरा इस पर आवेश है। तो ये जो आवेश है, कुल आवेश किसी द्रव्य पर कुल आवेश जो टोटल चार्ज होता है वह किसी स्मॉल चार्ज का, छोटे चार्ज का, जिसे हम लोग बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं? मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज। समझ रहे हैं? मतलब अगर इस पे 50 कूलाम का चार्ज तो यह किसी छोटे आवेश, मान लीजिए वो छोटा आवेश 2 आवेश है, मान लीजिए 2 आवेश, 2 के 25 गुना है, पूर्ण पूर्ण गुणज यानी पूर्णांक से गुना हुआ है। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है, टोटल चार्ज होता है, किसी स्मॉल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है या पूर्ण गुणज होता है। कभी भी पॉइंट में नहीं होता है कि 1.5 हो गया या 2.5 होगा, हमेशा पूर्ण गुणज होता है। उस मूल आवेश को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी कुल आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसी को बोलते हैं क्वांटिकरण। यानी क्यू की वैल्यू या तो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा, प्लस माइनस। कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, जैसे 2.5e नहीं होगा। यही है आवेशों का क्वांटाइजेशन। क्वांटिकरण आप लोग पढ़े होंगे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, फिजिक्स में 12th में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के 11th में आप लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे कि जो क्वांटम की ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, और छोटे छोटे बंडलों की ऊर्जा का पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज का मतलब ही पॉइंट में नहीं, पूर्ण गुणज। तो किसी इसका सिंपल सा रूल समझ जाइए, ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट न किया जाए। यह मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर जो कुल आवेश होगा ना वो किसी छोटे से आवेश का पूर्ण गुणज होगा। उस छोटे से आवेश को हम लोग बोलेंगे मूल आवेश। वह है एक्चुअली क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस में 19 गुना इसकी वैल्यू होती है। तो अभी तक आप जो भी आवेश का गुण पढ़ा है उसको हम लोग एक प्रकार से इंग्लिश में भी बोल दिया जाए, क्योंकि ये दोनों मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए भी है। तो एक और है अभी इसमें, आवेशों का क्वांटीकरण हो गया है, एक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला है। तो सबसे पहला है कि सेम चार्ज के बीच होता है रिपल्सन और अपोजिट चार्ज के बीच होता है रिपल्सन। दूसरा क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी या वन पार्टिकल टू अदर। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मतलब the total charge on body is integral multiple of a fundamental charge, तो ये हो गया आवेशों का क्वांटीकरण। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ, किसी वस्तु पे जो कुल चार्ज होगा, कि कोई वस्तु है मान लीजिए यहाँ पे 5 कूलम है, यहाँ 2 कूलम है, यहाँ 3 कूलम है, तो इस पे जो टोटल चार्ज होगा इन सबके सम के बराबर हो गया, यानी 5 × 2 10 कूलम। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। अविरतता का ये इसका नाम, इंजन तो इसका नाम नहीं आता रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कर सकते हैं, चूंकि सिलेबस से हटा दिया लेकिन बता देते हैं। तो ये हो गया, हम लोग जान गए आवेश के बारे में। अब आवेशन की विधियां, कितने प्रकार से आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, जिसके द्वारा, इस मशीन के द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा हम किसी वस्तु पर आवेश को जनरेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के लिए। अब आवेशन की विधियां, कैसे आवेश हम जनरेट करते हैं। तो इसका देखिए, इस पूरे टॉपिक को हम एक बार और इस चैनल में पढ़ाए हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा जिसमें हम नोट लिख लिख के पढ़ाए, लेकिन वह जो चीजें हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए इस बार हम डायरेक्ट समझा रहे हैं बच्चों को।
और आप लोग समझ लेंगे, नोट समझ ही लेंगे, और इसका उस वीडियो का भी लिंक आपको हम दे देंगे। तो आवेशन की 3 विधियां हैं। सबसे पहला विधि है रबिंग, रब कर, जिसे हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा, घर्षण वैद्युतिकी। दूसरा है चालन, कंडक्शन, चालन वैद्युतिकी। तीसरा है बाय इंडक्शन, प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण। इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, घर्षण। तो जब किसी दो पिंड, मान लीजिए एक ये तार हो गया और एक और तार हो गया, जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर जाते हैं। अब कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ भी तो यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है, इससे इसमें जा सकता है, इससे इसमें। तो ट्रांसफर कहाँ से करते हैं ये भी ध्यान देना है। कम कार्य फलन वाले पिंड से, जिसका वर्क फंक्शन जो है कम कार्य फलन वाले पिंड से अधिक कार्य फलन वाले पिंड की ओर, या कह सकते हैं जिसकी आयरन एनर्जी कम होती है, जिस पिंड की, जिस मेटल की, उससे जिसकी आयरन एनर्जी ज्यादा होती है उस मेटल। आयरन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या कार्यफलन बोलते हैं। तो जिसकी कार्यफलन कम होगी तो जल्दी इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसकी कार्यफलन कम होगी वहां से निकलेगा, जिसकी ज्यादा होगी वहां चला जाएगा। तो ये होता है इसमें। तो जिसकी कार्यफलन कम होगी, मान लीजिए इसका कार्यफलन या आयोनाइजेशन एनर्जी इसका है मान लीजिए 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका मान लीजिए है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कम से अधिक वाले में। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन गया उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ज्यादा कार्यफलन वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कम कार्यफलन वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी चीजें याद रखने वाले हैं। तो ये चीज हो गया आपका। फिर है चालन वैद्युतिकी। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और एक कोई रॉड है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, और इन दोनों को हम किसी तार द्वारा जोड़ दिए। तो जब किसी उदासीन, ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन चालक पिंड को किसी आवेशित चालक पिंड के पास में लाया गया, तो इससे आवेश का प्रवाह इधर तब तक होगा जब तक कि दोनों ओर बराबर ना हो जाए। मतलब ये प्लस जो है इधर ट्रांसफर होने लगेगा ऐसे, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पे क्यों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस प्रकार के चालन को हम लोग बोलते हैं चालन वैद्युतिकी। समझे, अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी जोड़ दिए तार से, यहाँ से ट्रांसफर होने लगेगा, यहाँ तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों पे चार्ज का वैल्यू सेम न हो जाए। ये विधि बहुत अच्छी है। तीसरी विधि देखते हैं, स्थिर वैद्युतिकी प्रेरण, प्रेरण इंडक्शन कैसे होता है। ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज, इस तो तीसरी विधि में क्या होता है कि मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पिंड पर, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें हम किसी अन्य अनावेशित को हम ला रहे हैं पिंड को। तो ये प्लस क्या करता है, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन मिल के बना होगा और इसमें निगेटिव भी होंगे, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, निगेटिव को क्या करेगा, अपने रोटेट करेगा, और पॉजिटिव को रिपल करेगा, ऐसे कुछ। लेकिन जितने निगेटिव होंगे उतने पॉजिटिव भी होंगे, तो फिर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे इस पर अभी भी चार्ज जनरेट नहीं हुआ। अगर इसको हम क्या कर दे रहे हैं, अर्थिंग में लगा दे रहे हैं, तो ये वाला चार्ज जो है धरती में चला जाएगा, तो केवल क्या बचेगा इस पर, नेगेटिव। यानी जब किसी आवेशित पिंड के क्षेत्र में किसी अनावेशित पिंड को लाते हैं, तो इसके विपरीत वाला चार्ज इस पे क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, अगर उसको हम अर्थिंग कर दिए हैं तो। एक तरीका ये है, एक एनसीईआरटी के बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, गोले बनाकर, एक गोला है ऐसे और एक गोला और है, दोनों गोले पे कोई चार्ज नहीं है, इसके पास एक हम रॉड लेके आ रहे हैं, जिस पर जो है, उस रॉड पर जो है
इसको टच नहीं करा रहे हैं, केवल इसके फील्ड में ला रहे हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और इसके विपरीत पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अभी भी चूंकि जुड़े हुए हैं तो जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव कैंसिल हो गया। उसको हम फिर इसको हम हटा देंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसका आप फिगर भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा फिगर है, एनसीईआरटी की बुक से आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं। तो ये हमारे हो गया 3 विधि आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग कितने टाइप से होते हैं, 3 टाइप से, इंडक्शन, बाय रबिंग, बाय कंडक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक पढ़ा हमने आवेश के बारे में, किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण हमें विद्युतीय विभव और चुंबकीय विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव का एक्सपीरियंस होता है, फील आता है, उसे हम लोग बोलते हैं आवेश। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम और इसका बीमा होता है कैपिटल एटी। फिर है कि आवेश के गुण क्या है, तो आवेश के गुण में पहला है कि आवेश जो होते हैं जिसमें समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, जब आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा क्या पढ़ा हमने, आवेशों का क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण। किसी वस्तु पे जो कुल आवेश होता है वह किसी सूक्ष्म आवेश का पूर्ण गुणज होता है और उस सूक्ष्म आवेश को हम लोग मूल आवेश बोलते हैं, जो कि कुछ नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर चौथा पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या आवेशों की योज्यता का नियम। वहां पे अभी बताए थे कि उसका हमको हिंदी नहीं याद आ रहा, अभी हमको हिंदी याद आ गया, आवेशों की योज्यता का नियम। यानी किसी वस्तु पे जो कुल आवेश होगा उसमें जितने भी आवेश होंगे उसके योग के वो बराबर, ये बातें हमारे। फिर आवेश कितने प्रकार से किसी वस्तु पर ला सकते हैं, तो फिर बताया कि गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप नाम का डिवाइस है जिससे किसी वस्तु पर हम लोग चार्ज जनरेट करते हैं, स्वर्ण झिल्ली बोलते हैं जिसे। फिर हम बताए थे कि आवेशन की 3 विधियां जो कि अभी बताए हैं, बाय रबिंग, रब करने पर कम कार्यफलन से अधिक कार्यफलन की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाते हैं, या कम कार्यफलन वाले पे नेगेटिव चार्ज, अधिक कार्यफलन वाले पॉजिटिव चार्ज, नहीं उल्टा हो गया, कम कार्यफलन वाले पॉजिटिव चार्ज और अधिक कार्यफलन वाले पे नेगेटिव चार्ज। फिर दूसरा था बाय इंडक्शन, तीसरा था इंडक्टर, दूसरा था बाय कंडक्शन कि एक अनावेशित है दूसरा आवेशित है, दोनों के बीच एक राड जोड़ दिया गया तो इससे आवेश तब तक इसमें ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों बराबर। तीसरा था कि इसके फील्ड में हम किसी अन्य को लाएं, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसके नेगेटिव फील्ड बनाए तो ये क्या किया, इसके विपरीत वाले को खींचने लगा और फिर इसको अर्थिंग कर दिए कि वो अर्थिंग में चला गया जो उसके विपरीत वाला है यहाँ पर। तो इस प्रकार के हो गए। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हुआ है, उसमें देखिए आवेशों का क्वांटीकरण पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग एक एक टॉपिक जब चैप्टर पढ़ा लिया जाएगा तो एक एक टॉपिक का न्यूमेरिकल अब पुनः दोहराया जाएगा, जिससे क्या होगा, आसानी क्या होगी कि एक तो रिवीजन हो जाएगा तुरंत, दूसरा चीज कि न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा, केवल न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक आज का। तो आज की जो हमारी सेकंड टॉपिक है, पहला टॉपिक हम आवेश के बारे में थोड़ा बहुत जान गए, दूसरी टॉपिक है आवेशों के बीच बल। आवेशों के बीच बल जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेशों के बीच बल, या आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसको हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो थोड़ा हम लोग कुछ चीजें पहले का थोड़ा हम आपको याद दिलाना चाहते हैं जो कि आपने 9th में और 11th में पढ़ा होगा, जैसे कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, और कहते हैं ये 9th में और 11th में आपको पढ़ा होगा कि दो पिंडों के बीच मान लीजिए एक पिंड M1 है एक पिंड M2 है, लगने वाला बल दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, किस पे डिपेंड करता है, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कुछ नियम जो था ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम था। इसी प्रकार से कूलाम ने एक नियम दिया कि दो स्थिर विद्युत आवेश के बीच मान लीजिए एक बिंदु आवेश Q1 है और एक बिंदु आवेश Q2 है,
ये समान है या विपरीत है इससे मतलब नहीं, समान होगा तो आकर्षक बल, विपरीत होगा तो प्रतिकर्षक। इसीलिए बोला जा रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, क्या बोला जा रहा है, विद्युतीय बल। विद्युतीय बल में प्रतिकर्षण बल भी हो जाएगा और आकर्षक बल भी हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है। और इसकी बीच की दूरी, मान लीजिए इसकी बीच की दूरी r है, तो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब भी बटा में आता है तो उसे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, और सामने सामने आता है तो उसे हम लोग समानुपाती बोलते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में कहेंगे तो द फोर्स बिटवीन टू point charges is proportional to the first their product of their charges and the square of distance between them, and reciprocal to या inversely proportional to the square of their distances। तो ये हो गया पहला नियम और ये हो गया दूसरा नियम। दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर कुछ इसी जैसा आता है। इसमें मिलाने पर आता है M1 M2 अपान R स्क्वायर, और जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पर आता है, इस केस में आता है कैपिटल G, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस में कुछ होती है वैल्यू इसमें, और 11 होती है कि कुछ होती है, देख लीजिए हमको थोड़ा सा। इसमें क्या होती है, इसमें आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर y में है तो यहाँ पे k नहीं आएगा, या किसी अन्य माध्यम में है तो वहाँ पे k आएगा, और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, कंडक्टिविटी ऑफ स्पेस। और के क्या है, परावैद्युतांक। के क्या है, परावैद्युतांक। तो इस बार और थोड़ा इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लिया जाए, फिर इसकी वैल्यू हम बता रहे हैं आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेश हैं सब, एक Q1 है और एक Q2 है, और इसके बीच की दूरी मान लीजिए r है। तो इसके बीच जो बल लगेगा, इस बल को हम लोग बोलेंगे विद्युतीय बल। कौन सा बल, विद्युतीय बल। ये आकर्षक भी हो सकता है, प्रतिकर्षक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में सेम है तो आकर्षक प्रतिकर्षक है। जो बल लगेगा इन दोनों के बीच, वह उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। फिर यहाँ से आएगा यह इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ का एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और के क्या है, परावैद्युता। अब देखिए वायु के लिए जो है, वायु माध्यम के लिए जो के का मान होगा वह होगा। तो अगर वायु के लिए है तो यहाँ पे के हटा देंगे, तो यानी अगर वायु के लिए है, वायु माध्यम में है, तो यहाँ पे के खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है, यही चीजें हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वह होती है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, वह होती है 9 इंटू 10 के पावर। तो ये दोनों वैल्यू आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब एक है कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आई कैसे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे आई या इसका मात्रक कैसे आया, ये हमको निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से ये हो गया एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दे रहे हैं, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, यह इधर चला गया तो 1/4 पाई यह Q1 Q2 बटा में R। Q मतलब चार्ज का मतलब कूलाम, इसका मतलब कूलाम। 4 कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, पाई कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं, फोर्स का कांस्टेंट न्यूटन और मीटर स्क्वायर, यानी हो गया कूलाम स्क्वायर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया। तो याद करने को ये सकता है, वैल्यू याद कर सकते हैं आप। साइलेंट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻⁴ ये भी कहता है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं होता है 1/4, कोसाइन की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। कैलकुलेटेड है, 4 का बाई का एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा बाई के लिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इधर भेज देना है, इसको इधर 1/4 पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 जो भी होता है रख दीजिए, और ये चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 9 इंटू 10⁻9 और हो जाएगा एप्सिलॉन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नहीं, इसकी बीमा भी आप लोग याद कर लीजिए, बीमा भी निकाल लेंगे आप। तो बीमा होता है m पे -1, l पे -3, e पे -4, a1 ये इसका सदिश रूप। अच्छा इसको देखिए, जो हम पिछले वीडियो बताए थे, अभी बताए थे कि इसको हम पिछले साल भी पढ़ाए थे, ये वाली वीडियो को, इसका लिंक हम दे देंगे चैनल में। उसमें हम इसको डिराइव भी किए थे कि इसको कूलाम के नियम में कैसे लिखा जाता है, और इसका नियम का क्या कहते हैं, कूलाम के नियम का गुरुत्वाकर्षण के नियम से तुलना भी किया गया था। ये गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है केवल व केवल आकर्षक बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक बल जो होता है, लेकिन विद्युतीय बल जो होता है आकर्षक भी होता है प्रतिकर्षक भी, वहाँ की चीजें अलग है। उसमें है जो कि सिलेबस से हटा दिए, इस बार इस पर देखेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, सदिश फॉर्म में आ रहा है, तो इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सही है ना, यही वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। देख लीजिएगा इसको, उसमें आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका कूलाम का नियम। अब हमको इसके बाद तो इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग जब बताएं कि एक साथ जब न्यूमेरिकल पढ़ा जाएगा तब लगाया जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसके लिए भी होगा, बहुल आवेशों के बीच बल। तो उसमें भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको भी, बहुल आवेशों के बीच बल, उसको भी देख रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है का हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इससे कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। मान लीजिए एक आवेश ये है क्यू है, ठीक है, और कई आवेश, एक सिस्टम है जिसमें कई आवेश है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है। तो माना एक सिस्टम जो है n आवेशों से मिलकर बना है। इस आवेश पे जो लगने वाला बल है, इसके कारण लगने वाला बल, इसके कारण लगने वाला बल, इसके कारण लगने वाला, सबके कारण लगने वाले बल की योग के सदिश योग के बराबर होगा। इस पर जो मान लीजिए इसके कारण बल लग रहा है, उसे हम लोग लिख रहे हैं F12, इसके कारण जो लग रहा है F13, इसके कारण जो लग रहा है F14, इसके कारण जो लग रहा है F15, इसके कारण जो लग रहा है F16, F17। तो जो इस पे टोटल बल लगेगा इस क्यू पर, वह इन सबके योग के बराबर होगा। ऐसे बाकी सबकी वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला Q1 Q2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज है बहुल आवेशों के बीच बल। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और पिछले वाले में भी इसको हम पढ़ाएंगे। तो ये सारे एनसीईआरटी इस बार हटा दिया है न्यू सिलेबस से, क्योंकि हम लोग न्यू सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र।
और आज का लास्ट टॉपिक भी यही है, विद्युत क्षेत्र। 3 टॉपिक हमको पढ़ना है एक दिन में। क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है हमको, पढ़े आवेश, फिर पढ़े गुलाम करने, फिर पढ़े तीसरा विद्युत क्षेत्र। ये पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र के बारे में जानना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? विद्युत क्षेत्र थोड़ा इसके बारे में पढ़े थे 10th में आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे? किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें एकांक ध्रुव को चुंबकीय बल का अनुभव होता है, उसे बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। उसी तरह से कोई एक आवेश है, मान लीजिए प्लस, इसके चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र या वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, मान लीजिए Q0 है, एक विद्युत बल का अनुभव हो, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी आवेश, मान लीजिए यह आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश विद्युतीय बल का अनुभव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है, बल्कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फिजिकल क्वांटिटी है। कैपिटल ई से उसको डिनोट करते हैं, और एफ बाई क्यू उसका फार्मूला होता है, और न्यूटन पर कूलम्ब उसका मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, या तो आवेश या आवेशों का सिस्टम के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को विद्युतीय बल का अनुभव विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इंग्लिश में, द फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है? किसी चार्ज के, किसी आवेश के चारों ओर के वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को विद्युत क्षेत्र विद्युत बल अनुभव हो, उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, इसको यहाँ लाने पर इसके द्वारा कुछ बल का अनुभव होगा ना, ये बल लगाएगा इस पर, ये सेम बल है तो इस पर रिपल्सन लगेगा, विपरीत हुआ तो अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ तक है तो इस पर ना अट्रैक्शन लगेगा ना रिपल्सन लगेगा, क्योंकि इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है। जैसे ही ये यहाँ इंटर किया, ये इस पर बल लगाना स्टार्ट करेगा। तो एकांक कूलाम्ब के परीक्षण आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को हम लोग क्या करते हैं? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। ये इसका फार्मूला होता है E = F अपान में Q0 का मान हम 1 कर लेंगे तो E हो जाएगा F/1, मतलब E हो गया 1, मतलब एकांक, Q0 मतलब परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। मान लीजिए यह हमारा चार्ज है, मेन चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा व्हाइट बोर्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है, मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज, ये मोबाइल के पीछे से हम इसको ला रहे हैं, जैसे आया ना, तो ये इसको अगर सेम होगा तो अट्रैक्ट करेगा, सेम होगा तो रिपल करेगा, और अगर विपरीत होगा तो इसको बल लगाएगा। जैसे ये मोबाइल से इधर आया, इस पर ये बल लगाएगा, तो इस बिंदु पर यह जितना उस पर बल लगाएगा, उस बिंदु पर हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि इसका मान 1 कूलम्ब। ठीक है। तो एकांक, एक मतलब एकांक कूलम्ब के परीक्षण आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले बल, जितना ये बल लगा रहा है उस पर, उसी बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया? रटना है तो वो बल बहुत, एकांक कूलम्ब के आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम्ब। इसे परिचित करते हैं बस। अब हो गया इतना हेडिंग। एक और हेडिंग देख लेते हैं आज का टॉपिक।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत विद्युत या विद्युत एक ही बात है, बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए हम लोग पढ़े थे 10th में चुंबकीय बल रेखाएं, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उस चुंबक की प्रबलता और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, उसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, मान लीजिए इसके चारों ओर एक काल्पनिक रेखा खींच रहे हैं हम ऐसे, क्योंकि ये अगर आवेश है तो स्पेस में रखा है, स्पेस में हम कोई रेखा खींच नहीं सकते हैं, कलम हो गया रेखा खींच सकते हैं नहीं ना, तो काल्पनिक, इसलिए आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, या उस पर खींची गई स्पर्शिया, इस पर जब स्पर्शी खींचेंगे तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को अविरत यानी कंटिन्यूअस प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। जैसे मान लीजिए एक आवेश हो गया, एक सिस्टम हो गया प्लस माइनस का, तो इसके चारों रेखा ऐसे हम रेखा खींच रहे हैं और ये रेखा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र को। इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। किसी आवेश या किसी विद्युत या आवेशों के समुदाय के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो या जिस पर खींची गई स्पर्शिया विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा को प्रदर्शित करे, रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र। यह आवेश है, यहाँ पर हमने रेखा खींचा, अगर यह रेखा इसके क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है और इसके क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है, तो उस रेखा को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। और ऐसा ही टॉपिक हम लोग 10th में कुछ पढ़े थे, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वह रेखा, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक की तीव्रता को प्रदर्शित करे, क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि चुंबक कभी भी केवल यंग या केवल यस के रूप में नहीं होता है, यानी मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता है, वो हमेशा डाइपोल होता है, नॉर्थ साउथ रहेगा। तो इसमें हमेशा वक्र के रूप में होती है, कर्व के रूप में होती है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं हमेशा वक्र बनाती है। लेकिन आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी, तो वक्र भी बना सकती है, बिना वक्र के रूप में हो सकती है। विद्युत बल रेखाएं वक्र के रूप में भी हो सकती हैं और बिना वक्र के रूप में भी हो सकती है। अब धन आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो केंद्र से बाहर की ओर निकली हुई होती है ऐसे, और माइनस के कारण जो होती है वो कुछ ऐसे होती है, अंदर की ओर, अंदर दिख रहा होगा आपको, आवेश के कारण, धन आवेश के कारण। और इसके कारण जो होती है सेम इसके जैसा होती है, प्लस से माइनस की, ठीक है। ऐसे कुछ फिर इसमें बताया गया था कि कभी दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर काट देंगे तो वहां पर दो स्पर्श से खींचेंगे, और दो स्पर्श से खींच देंगे तो यह दो चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाएगा, जो कि असंभव है। उसी प्रकार ये भी दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि कटेगा तो कटान बिंदु पे दो स्पर्श से खींच सकते हैं, और दो स्पर्शिया दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और किसी एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र हो सकता है, तो कोई भी विद्युतीय बल रेखाएं दूसरे को काटती नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो हमने बनाया आज, बाकी अगले वीडियो में हम फिर इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे, और इसकी अगली टॉपिक जो है विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से स्टार्ट किया जाएगा, विद्युत द्विध्रुव को जाना जाएगा, अच्छी स्थिति में निरक्षी स्थिति में सब निकाला जाएगा, फिर द्विध्रुव को किसी एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो कैसे घूमता है, ये सब पढ़ा जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी इसमें अवेलेबल है, जाके इसको देखिए।